हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैंप पॉइंट। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं। और जितने भी एक्टिविटीज क्वेश्चन हमारे पास आएंगे वो सब एक्टिविटी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सीबीएसई का जो पेपर होता है उसमें एक्टिविटी क्वेश्चन पे भी ज्यादा फोकस किया जाता है। तो हर तरीके का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और ये पार्ट फर्स्ट है। इस चैप्टर को हम 2-3 पार्ट्स में कवर करेंगे, बट टॉपिक ऐसा कोई भी नहीं छोड़ेंगे जो इस चैप्टर से हमें रह जाए या कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो हम ना कवर कर पाए। और टोटली जो चैप्टर होगा वो एनसीईआरटी पे बेस होगा हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन किसी भी नए केमिकल का बनना केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अब कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें 4 चीजें हो सकती है। या तो स्टेट चेंज हो सकती है, या कलर में चेंज हो सकता है, या कोई गैस रिलीज हो सकती है, या क्या हो सकता है वहां पे टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। आप इसको कैसे याद रखेंगे? एक्सेट्रा लिखते हैं हम, ETC और S और लगा लीजिए, एक्सेट्राज। देखिए ये चारों चेंजेस मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखे हैं, ये हमारी एनसीईआरटी में गिवन है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है जब क्या ऑब्जर्वेशन होती है, जब वो टेक प्लेस होती है, इन चारों में से कोई एक काम होता है। सो E स्टैंड फॉर इवोल्यूशन ऑफ गैस, T स्टैंड फॉर चेंज इन टेम्परेचर, C स्टैंड फॉर चेंज इन कलर एंड S स्टैंड फॉर चेंज इन स्टेट। देखिए बहुत सिंपल सी बात, अगर डेली लाइफ से कनेक्ट करें, जैसे केमिकल रिएक्शन क्या है? मिल्क का कर्ड में फॉर्म होना, किसी नए केमिकल का फॉर्मेशन होना किसी पुराने केमिकल से, उसको हम क्या कहते हैं? कोई भी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए ये जो मिल्क था इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो ये नया बना है कर्ड इसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। तो देखिए डिटेल में समझते हैं। तो बात करें अगर हम केमिकल इक्वेशन की, फिर हम अपनी पहले केमिकल इक्वेशन की बात करें, तो बेटा बात करें केमिकल इक्वेशन होती क्या है। अब मैंने कहा केमिकल रिएक्शन किसी भी नए सब्सटेंस का बनना, केमिकल का बनना केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम रिबन को जब हमने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो किस में बदल गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। अब ये इतनी लंबी लैंग्वेज कौन लिखेगा? इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखे तो वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं क्या? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए जो सब्सटेंस केमिकल चेंज रिएक्शन में गए हैं वो कौन कौन है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट। और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। अब केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन कहलाती है कि जब हम इस रिएक्शन को किसमें फॉर्मूलाज में लिख देंगे या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिख देंगे, वो हमारे पास क्या कहलाएगी? केमिकल रिएक्शन। जैसे मैग्नीशियम Mn प्लस ऑक्सीजन क्या होता है? O2 गिव्स यू MnO। ठीक है, अब देखिए Mn प्लस O2 गिव्स यू MnO, ये हमारी क्या कहलाएगी? केमिकल इक्वेशन। हमने इस कंप्लीट इक्वेशन को सिंबॉलिक या फॉर्मूले रिप्रेजेंटेशन में लिखा, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? केमिकल इक्वेशन कह रहे हैं। देखिए अब ये जो इक्वेशन है, यहाँ एक Mn है, यहाँ भी एक Mn है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ 2 ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये कैसी नहीं है? ये भी बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन की एक्टिविटी देख लेते हैं, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में एक्टिविटी भी दी हुई है। तो जब बेटा हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं? बर्नर पे क्या करते हैं? बर्न करते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ? देखिए ये पाउडर की फॉर्म में यहाँ नीचे आ गया, और किसकी फॉर्मेशन हुई? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। आपको एक्टिविटी देगा और आइडेंटिफाई करने को कहेगा, तो क्या किया हमने? Mn प्लस O2 क्या मिल गया हमें? MnO। अब देखिए बैलेंस करने के लिए क्या करें? अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं और यहाँ पे 2 कर दूं, तो देखिए 2 Mn है, 2 Mn है और 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। अब केमिकल इक्वेशन जो है हमेशा जब भी हम लिखते हैं उसको कैसे लिखेंगे हम? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट के एटम्स जो है वो इक्वल हो एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। जैसे Mn यहाँ पे कितने हैं? 2, तो यहाँ भी कितने होने चाहिए? 2। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? 2, तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? 2। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो वो कैसी होनी चाहिए बेटा? बैलेंस होनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये एक्टिविटी क्लियर हुई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो बात मैंने कहा अभी भी, कोई भी केमिकल इक्वेशन जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? बैलेंस होनी। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मास कहता है ये बात, किलो और कंजर्वेशन ऑफ मास होता है क्या, अभी डिस्कस करेंगे। ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो देखिए कहता है टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट में जितना मास होगा उतना ही कितने किस में प्रेजेंट होना चाहिए, प्रोडक्ट में। या क्या कहे, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। जैसे अभी छोटी सी बात मैंने आपको कही, Mn+O2 गिव्स यू MnO। देखिए यहाँ Mn एक है, यहाँ एक है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस होना चाहिए, बिकॉज दे हैव टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो अब बात करें, सबसे पहले कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करते कैसे हैं। तो देखिए ये जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या मिल गया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसको हमने केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा सिंबॉलिक, तो जिंक ZnH2SO4 गिव्स यू ZnSO4 एंड H2। अब इसको बैलेंस करें तो देखिए बैलेंस करने के 4 छोटे छोटे रूल्स हैं, अगर आप उसको फॉलो करें तो सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं मेटल को, बैलेंस करते हैं। फर्स्ट वी बैलेंस मेटल। मेटल मतलब Zn हुआ, Cu हुआ, Na हुआ, Mg हुआ, K हुआ और Cd हुआ। कोई भी मेटल जो आपको दिखे उस मेटल को बैलेंस कीजिए। आयरन हुआ, कोबाल्ट हुआ, निकल हुआ, कोई भी मेटल हुआ। दूसरा हम बैलेंस करते हैं नॉन मेटल को। नॉन मेटल मतलब ऑक्सीजन को सॉरी ऑक्सीजन सबसे लास्ट में करेंगे, जैसे कि सल्फर हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, इन सबको क्या करेंगे हम बैलेंस करेंगे। थर्ड हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, और फोर्थ नंबर पे हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को। ये रूल फॉलो करते रहेंगे और बैलेंसिंग हम सीख जाएंगे। देखिए बैलेंसिंग एक दिन का काम नहीं है, जितनी भी केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे हर रोज बैलेंसिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन है, मैं वो प्रैक्टिस करा रही हूँ, और आगे जैसे जैसे हम टॉपिक करते जाएंगे बैलेंसिंग हम वहां सीखते जाएंगे। तो मैंने कहा सबसे पहले बैलेंस कीजिए मेटल को। जिंक यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। सल्फ SO4 यहाँ एक है, यहाँ एक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इक्वेशन बैलेंस ही है हमारे पास। नेक्स्ट बात करें, Fe+H2O गिव्स यू Fe3O4 एंड H2। आयरन यहाँ कितने हैं 3, तो यहाँ भी आयरन कितने हो जाएंगे भाई 3 हो जाएंगे। उससे नेक्स्ट हम किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ कितनी है 4, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ क्या कर दूं मैं 4 कर दूं। तो हाइड्रोजन देखिएगा यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 8, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 4। तो ये इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस। तो क्या रूल्स हैं, पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, और फिर हाइड्रोजन को। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करें केमिकल रिएक्शन जो है, जिसको हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे थे, तो हमने ये पढ़ा कि उसको बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस क्यों होना चाहिए और बैलेंस कैसे करते हैं, ये सब बातें पढ़ी। अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखिए, मेनली बात करें तो 5 तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या यूं कहें रिडॉक्स रिएक्शन। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए नाम से ही पता लग रहा है कॉम्बिनेशन, किसी चीज को कंबाइन करना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब 2 रिएक्टेंट्स आपस में मिलके किसी एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या है, a reaction in which a single product is formed when 2 or more reactant combine to give a product that is called combination reaction। तो देखिएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे कि हम बात करें CaO जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है CaOH2, साथ में क्या मिलती है आपको, हीट मिलती है। तो देखिए CO को कुछ नाम से जाना जाता है और इसको भी कुछ नाम से जाना जाता है। इसको कहा जाता है बेटा क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम को जब वाटर में ऐड किया जाता है तो ये फॉर्म होता है स्लेक्ड लाइम। तो क्या एक्टिविटी है ये एनसीईआरटी में गिवन है, क्या किया हमने, एक बीकर लिया और बीकर में हमने क्या डाला, कैल्शियम ऑक्साइड डाला, और साथ में वाटर था। वाटर में जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड डाला तो हमने ये देखा कि यहाँ पे वाटर में कैल्शियम ऑक्साइड डिसॉल्व हो जाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड डिसॉल्व होने के बाद क्या बन गया CaOH ट्वाइस। तो 2 रिएक्टेंट आपस में मिलके एक तीसरा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है।
साथ में हमने देखा जब हमने इसको ऐड किया तो जो बीकर जो बाहर से हमने देखा हाथ लगा के, बीकर जो है वो क्या हो गया, हल्का फुल्का गर्म हो गया। अब जब कोई भी रिएक्शन जहां पे हीट रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शन कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डिस्कस करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। अभी फिलहाल कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे फोकस करते हैं। तो हमने पढ़ा जब दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन करेंगे और किसी नए प्रोडक्ट की एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है जी। अब ये एनसीईआरटी में बहुत एक बॉक्स बना हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट बॉक्स है, यहां से समझिएगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। जो ये स्लेक लाइम हमारा बना था, ये स्लेक लाइम जो है हम किस लिए यूज करते हैं बेटा, ये स्लेक लाइम जो है हम पेंट्स में यूज करते हैं। ठीक है, और ये पेंट्स में यूज करते हैं, और जब ये बाहर की जो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड है इससे रिएक्ट करता है तो ये किसकी फॉर्मेशन कर लेता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से 2-3 दिन के बाद जब हम देखते हैं, जब हम पेंट कर लेते हैं, तो जो हमारी वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, शाइनी बन जाती हैं। शाइनी फिनिश उनपे क्या आ जाता है, आ जाता है। तो पेंट में क्या यूज किया जाता है, CaOH ट्वाइस स्लेक लाइम इसको हम कहते हैं। और इसको CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है लाइम स्टोन, जो कि किस लिए जरूरी है, हमारी जो वॉल्स है वो शाइनी हो जाती है। देखिए ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। तो अब हम बात करें कुछ और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। तो सारे एनसीईआरटी से रिलेटेड है, मैंने बाहर से कोई एग्जांपल नहीं लिया, सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल है। तो बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O। तो दो कंबाइन होके किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, तीसरे की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट सेकंड टाइप की बात करें तो क्या कहलाता है, सेकंड टाइप हमारा है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन मतलब टूटना, किसी चीज का क्या होना, ब्रेक होना। तो बहुत सिंपल सी बात है, अपोजिट है कॉम्बिनेशन का। वहां क्या था कि कोई दो रिएक्टेंट आपस में तीसरा प्रोडक्ट बना रहे थे, यहाँ क्या है कि एक क्या बनाएगा, दो प्रोडक्ट में डिसोशिएट या दो से ज्यादा में डिसोशिएट हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो देखिए डीकंपोजिशन रिएक्शन 3 तरीके से हो सकती है। थर्मल डीकंपोजिशन मतलब हीट की हेल्प से आप उसको तोड़ दे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करके आप उस कंपाउंड को तोड़ सकते हैं। फोटोलिटिक डीकंपोजिशन, लाइट की हेल्प से भी आप उसको तोड़ सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप को डिस्कस करें तो थर्मल डीकंपोजिशन मतलब जब आप ब्रेक करोगे उसको, कब, जब हीट से उस कंपाउंड को क्या करोगे, ब्रेक करोगे, सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ दोगे, ऐसी डीकंपोजिशन क्या कहलाती है, थर्मल डीकंपोजिशन। तो एग्जांपल देखिएगा, आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है कि फेरस सल्फेट को जब हमने गर्म किया, ये देखिए एक लड़की गर्म कर रही है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि स्मेल भी देखिए, यहाँ ये एयर में कुछ आपके पास कुछ गैस भी रिलीज हो रही है जिसकी वो स्मेल लेने की कोशिश कर रही है। तो उसने क्या किया, देखिए फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को क्या किया, गर्म किया। तो इसका मतलब क्या किया आपने, हीट किया। हीट का सिंबल होता है ये डेल्टा, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे एरो पे क्या लिख सकते हो, हीट। तो जब हमने इसको गर्म किया तो ये किस में चेंज हो गया, Fe2O3 SO2 और SO3। तो देखिए एक रिएक्टेंट किस में बदल गया, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में बदल गया, और किसकी वजह से, हीट की वजह से। तो ये रिएक्शन किसकी है, थर्मल डीकंपोजिशन की। एक बात और आपको बता दूं, फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है, लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं और ये Fe2O3 बनता है, ये कैसे कलर का बनता है, आपका रेड कलर का फॉर्मेशन होती है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये दोनों रिएक्शंस भी मैंने एनसीईआरटी से उठाई है। ये देखिए CaCO3 किस में बदल गया, जब हम हीट इसको देंगे तो ये CaO प्लस CO2। जल्दी से मुझे कमेंट में नाम अभी बताना, मैंने अभी अभी इनके नाम बताए हैं, CaCO3 का क्या नाम था और CaO का क्या नाम था। और एक ये है कि लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करेंगे तो किस में बदल जाएगा, लेड ऑक्साइड NO2 और O2 में। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। अब बात करें सेकंड टाइप ऑफ डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिकल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। बहुत सिंपल सी, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो H2 प्लस में क्या मिल जाएगा, O2। और ध्यान से देखिए हम हर रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो जब भी इलेक्ट्रिकल करंट पास करेंगे और जब ब्रेक डाउन होगा तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। ये कुछ डायग्राम आपकी
बुक में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोलिसिस जब वाटर की करते हैं तो ऐसा कुछ सेटअप आपका होता है। नेक्स्ट बात करें बेटा फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, मतलब लाइट की हेल्प से जब आप ब्रेक करते हैं तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जब एक कंपाउंड लाइट के एक्सपोजर में आता है और क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं सिल्वर कंपाउंड की AgCl या हम बात करें AgBr, जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में रखे जाते हैं Hnu, यहाँ सनलाइट लिख लो या Hnu लिख लो, सनलाइट की प्रेजेंस में जब रखे जाते हैं तो ये ब्रेक डाउन होते हैं Ag प्लस Br2। तो बैलेंस करने के लिए 2 लगाए। और ये जो Ag होता है ये कैसे कलर का ब्रेक होता है, ग्रे कलर में ब्रेक होता है, जो कि किसके लिए यूज किया जाता है, फोटोग्राफी में इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो हमने आज जो डिस्कस किया वो किया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, साथ में डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने तरीके की थी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और आज के लिए इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।